हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वैदिक कालीन शिक्षा के गुण और दोष। बच्चों, इस चैप्टर को हम सब पूरा पढ़ चुके हैं, तो गुण और दोष हमें यहाँ पर कहीं भी अलग से समझने की या फिर रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इससे अभी मैं जो पॉइंट बताने जा रही हूँ वो आप खुद ही निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहला गुण या मेरिट थी इसकी, वो क्या थी? निःशुल्क शिक्षा। आपको याद हो जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको तो बताया था कि वैदिक काल में छात्रों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, अर्थात फ्री एजुकेशन थी। ठीक है, गुरुकुल में शिक्षा का पर जो भी खर्च होता था वो कौन करता था? गुरुजी करते थे। और उसी के अंतर्गत मैंने ये भी बताया था कि गुरुकुल में जो आय के स्रोत थे वो निम्न 3 थे। क्या थे? पहला था भिक्षा, अर्थात भिक्षा के माध्यम से जो आय प्राप्त होती थी। नेक्स्ट था दान और अगली थी गुरु दक्षिणा। इस तरह से ये 3 आय के स्रोत थे। ठीक है, तो वैदिक काल के अगर एक गुण या विशेषता की हम बात करते हैं तो वो थी फ्री एजुकेशन। ठीक है, यानी निःशुल्क शिक्षा। जिस तरह से आज के समय में भी कई प्राथमिक स्कूल हैं, सरकारी स्कूल होते हैं ना, उनमें भी बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट आता है शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। तो वैदिक काल में जो भी शिक्षा के उद्देश्य थे, इस हेडिंग को भी आप पढ़ चुके हैं। मैंने क्यों कहा था? क्योंकि आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारी हेडिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। तो शिक्षा के व्यापक उद्देश्य से तात्पर्य क्या है कि जो भी शिक्षा के उद्देश्य उस समय थे, यानी वैदिक काल में थे, जैसे शारीरिक संवर्धन, छात्रों का नैतिक विकास, इसके अलावा व्यक्तिगत विकास, राष्ट्र का विकास, इस तरह के जो भी उद्देश्य थे वैदिक काल में वो बहुत ही व्यापक थे, जिसे अगर हम आज के समय में देखें तो बहुत ज़्यादा हमें इतने व्यापक स्तर पर नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो ये भी एक वैदिक कालीन शिक्षा का एक प्रमुख गुण था। नेक्स्ट बात करते हैं गुरुकुल प्रणाली की। वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने छात्र या शिष्य कहाँ जाते थे? गुरुकुल में जाते थे। इसके बारे में भी मैं बात कर चुकी हूँ। ठीक है, तो गुरुकुल प्रणाली का माहौल कैसा था? बहुत ही अच्छा होता था। गुरुकुल कहाँ स्थित होते थे? एकांत शांत वातावरण में, प्राकृतिक जहाँ पर माहौल होता था उस जगह स्थापित होते थे। तो इस तरह से वहाँ पर जो बच्चों का मन होता था वो भी शांत रहता था, एकाग्रचित रहता था। और जैसे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, लोभ मोह लालच इत्यादि से दूर रहना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर गुरु के द्वारा सिखाई जाती थी और वो संभव हो पाती थी। अगली बात करें तो शिक्षा की व्यापक या विस्तृत पाठ्यचर्या। ठीक है, ये भी एक गुरुकुल प्रणाली के प्रमुख गुण था कि जो भी पाठ्यचर्या थी उस समय, पाठ्यचर्या के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ कि शिक्षा कितने स्तर में थी? 2 स्तर में, प्राथमिक और उच्च। तो प्राथमिक स्तर पर क्या पाठ्यचर्या होती थी और उच्च स्तर पर क्या पाठ्यचर्या थी, इसके विषय में भी बता चुकी हूँ। प्राथमिक स्तर पर सामान्य गणित है, भाषा है, नीति शास्त्र है। नीति से अर्थात नीति शास्त्र से मतलब नैतिक कहानियों का सुनाया जाना, इस तरह की। तो ये पाठ्यचर्या होती थी और उच्च स्तर पर भी। तो जो भी हम वैदिक काल में पाठ्यचर्या देखते हैं तो वो पाठ्यचर्या कैसी थी? व्यापक थी। ठीक है, इसके अलावा भी और कई सारे गुण हैं जो कि आप चैप्टर से, सपोज आपको ये नहीं याद रहते हैं तो आप अदर उद्देश्य भी आप इसी चैप्टर से बना सकते हो। जैसे गुरु शिष्य संबंध, जो जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं आपको लगता है कि नहीं ये एक गुरुकुल प्रणाली में अच्छी चीज़ थी, तो आप उसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ तो सबसे बेहतर चीज़ थी जो कि आज के समय में हमको कह सकते हैं नगण्य दिखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध था वो बहुत ही मधुर पवित्र होता था। आज के समय में
इस तरह के संबंध हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ और साथ ही यह भी बताया था कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं दोष की तरफ कि वैदिक काल के प्रमुख दोष क्या थे। तो पहला दोष था रटने पर अधिक बल। रटने पर अधिक बल दिया जाता था वैदिक काल में। आपको याद हो मैंने बताया था, सबसे पहली चीज़ तो शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत भाषा थी। और संस्कृत भाषा तो क्षेत्रीय भाषा या उस समय की थी नहीं। बच्चा जो गृहस्थ जीवन में यानी परिवार के संपर्क में था उस समय, तो वो संस्कृत भाषा में बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानता था। दूसरी चीज़ ये थी कि उस समय जो वेद मंत्र श्लोक होते थे वो सभी छात्रों को रटने पड़ते थे, तो वो थोड़ी सी पद्धति कठिन होती थी। हालांकि गुरुजी उनकी व्याख्या भी करते थे। शिक्षण विधि में मैंने बताया था व्याख्यान विधि, ठीक है, जिसमें बताया था आपको कि वेद मंत्र या श्लोक जो भी होते थे संस्कृत भाषा में गुरुजी उनका व्याख्या भी करते थे, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करते थे या समझाते थे। नेक्स्ट सेकंड आपका आता है स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। स्त्री शिक्षा की उपेक्षा के विषय में मैंने आपको बताया था कि पूर्व वैदिक काल में तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उनको पुरुषों के समान ही बराबर अधिकार मिले थे, चाहे वो यज्ञ का हो या उपनयन संस्कार हो, सारी चीज़ें। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर होने लगी थी, उन्हें अधिकार थोड़े से कम मिलने लगे थे। तो इस तरह से वैदिक काल में देखें, स्पेशली उत्तर वैदिक काल में तो स्त्री शिक्षा की उपेक्षा थी। नेक्स्ट है आय के अनिश्चित स्रोत। अभी इसे मैंने गुण में बताया है आपको इसी के संदर्भ में, अब उसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मैंने क्या बताया, वैदिक काल में ये देखिए, वैदिक काल में जो आय के स्रोत थे वो थे भिक्षा, दान और गुरु दक्षिणा। तीनों ही जो स्रोत थे वो अनिश्चित थे। अनिश्चित क्यों थे भाई, कभी किसी की इच्छा हुई उसने भिक्षा अधिक दी, इच्छा नहीं हुई तो उसने कम दिया, ज़्यादा दिया, जो भी था। तो ये एक तरह से अनिश्चित कहा जा सकता है। वही कंडीशन या वही स्थिति किसकी थी, दान की थी। राजा महाराजा या धनी वर्ग के जो लोग होते थे उन्होंने कभी दान अधिक दे दिया या कभी कम दे दिया, लेकिन जो आवश्यकताएं थी वो तो कम ज़्यादा नहीं हो सकती थी। अगर हमें भोजन की आवश्यकता जितनी आज है उतनी कल भी होगी। तो इसलिए ये जो तीनों ही थे, थर्ड आपका गुरु दक्षिणा, तीनों ही स्रोत अनिश्चित थे। नेक्स्ट आपका आता है जन शिक्षा की उपेक्षा। ठीक है, जन शिक्षा की उपेक्षा में मैंने जब जन शिक्षा के बारे में आपको पढ़ाया था तो बताया था जो 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें जो प्राथमिक शिक्षा थी वो तो सभी वर्ग के लोगों को दी जाती थी, लेकिन उच्च शिक्षा से शूद्र वर्ग के लोगों को लिए निषेध थी। और स्पेशली उत्तर वैदिक काल में आते आते ये थोड़ी और कम हो गई थी। वैदिक काल में तो थी भी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनकी स्थिति और भी कमज़ोर हो गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका राष्ट्र प्रशासन। ठीक है, अर्थात वैदिक काल में मैंने बताया था आपको कि शिक्षा का प्रशासन पूर्णतया किसके हाथों में था, गुरु जी के हाथों में था। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि अगर यह प्रशासन राज्य के हाथों में होता तो ज़्यादा बेहतर था। गुरुजी अपने हिसाब से नियम नीतियाँ सारी चीज़ें बनाते थे, लेकिन उस पर राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो वैदिक काल में अगर थोड़ा बहुत राज्य का या राजाओं का उस पर प्रशासन होता तो ये जो आय के अनिश्चित स्रोत हैं इनकी समस्या का समाधान हो सकता था। तो ऐसा कुछ विशेष शिक्षाविदों का मानना है कि वैदिक काल में हमें ये प्रमुख दोष देखने को मिलते हैं। ओवरऑल हमारा जो वैदिक काल है वो बहुत ही सीखने या अनुसरण करने योग्य है। ये कुछ ही कमियां ऐसी हैं जिस पर हम अगर चाहें तो इन्हें अपनी
शिक्षा पद्धति में अनुसरण ना करें, अदरवाइज बाकी जो भी हम देखते हैं वो सारी चीज़ें वैदिक काल में अनुसरण करने लायक हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू।